तो नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक दल के उपागम या दृष्टिकोण नया चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नेट और जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल के उपागम या दृष्टिकोण। राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी में राजनीतिक दल हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। लोकतंत्र में एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, जो कि सत्ता प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। राजनीतिक दलों के अध्ययन के निम्नलिखित दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। नंबर 1, व्यवस्था उपागम। इसमें राजनीतिक दलों को राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग मान लिया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में सारा कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मांगों और समर्थनों का विशिष्ट सरकारी नीतियों में रूपांतरण होता है। अतः राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करके राजनीतिक दलों को हम समझ सकते हैं। नंबर 2, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। इस उपागम में राजनीतिक दल किसी राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्य करते हैं, उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे नेताओं की भर्ती, चुनाव प्रचार, प्रत्याशियों का चयन आदि। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति। राजनीतिक दल आधुनिकता की संतान हैं। ये जन राजनीति का संगठनात्मक उपकरण होते हैं। ला पालोम्बरा और मायरन वीनर ने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, संस्थात्मक सिद्धांत। इसके अंतर्गत संस्थाओं को महत्व दिया जाता है। पीटर मर्कल ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसके निम्नलिखित 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1, संसद। इंग्लैंड और फ्रांस में राजनीतिक दल मताधिकार के समय संसद की गोद में जन्म लेते हैं, अर्थात संसद में जब किसी मुद्दे पर बहस होती है और बहस के बाद मतदान होता है, तो विचारधारा के आधार पर 2 गुट बन जाते हैं और वही बाहर राजनीतिक दल में बदल जाते हैं। डुबर्जर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दलों के इस प्रकार की उत्पत्ति को आंतरिक उत्पत्ति कहा। नंबर 2, संघात्मक व्यवस्था। बड़े देशों में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण संघ और राज्य दोनों स्तर पर राजनीतिक दल उत्पन्न होते हैं। अतः राष्ट्रीय दलों के साथ साथ कई क्षेत्रीय दलों का भी जन्म हो जाता है, जैसे अमेरिका, भारत, कनाडा। नंबर 3, निर्वाचन प्रणालियाँ। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक दल के बीच घनिष्ठ संबंध या सावयवी संबंध होता है, ऐसा डुबर्जर ने भी माना है। निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन होने से दल व्यवस्था की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। नंबर 2, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत। जब राज्य में उथल पुथल और संकटग्रस्त परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो उनका सामना करने के लिए राजनीतिक दल उत्पन्न होते हैं। ला पालोम्बरा, मायरन वीनर, लिप्सेट आदि का मानना है कि ऐतिहासिक संकटों ने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के लिए 3 प्रकार के संकट प्रमुख हैं। नंबर 1, वैधता का संकट। नंबर 2, सहभागिता का संकट। और नंबर 3, प्रादेशिक एकीकरण का संकट।
विकासवादी सिद्धांत। नंबर 3, राजनीतिक दल आज आधुनिकीकरण की संतान माने जाते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यातायात एवं संचार साधनों का विकास हुआ, जिससे शहरीकरण का जन्म हुआ और जन आधारित संगठन बने, सहभागिता बढ़ी और राजनीतिक दलों का उदय हुआ। पीटर मार्कल ने राजनीतिक दलों की प्रकृति को समझने के लिए सामाजिक सामूहिक सिद्धांत का विचार दिया, अर्थात समाज की समूह रचना राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या विकास की महत्वपूर्ण नियामक होती है। सार्टोरी के अनुसार राजनीतिक दलों की उत्पत्ति को निम्नलिखित 3 आधार पर समझा जा सकता है। नंबर 1, राजनीतिक दलों की संख्या। नंबर 2, दलों के विचारधारा की प्रकृति। नंबर 3, दलों के विखंडन की मात्रा। राजनीतिक दल और डुबर्जर। डुबर्जर का कहना है कि राजनीतिक दल कोई समुदाय नहीं है, बल्कि समुदायों का समुदाय है और पूरे राष्ट्र में फैले हुए छोटे छोटे समूहों जैसे काकस, शाखा, सेल आदि का संघ है। डुबर्जर ने राजनीतिक दलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 भागों में बांटा है। उन्होंने प्रत्येक संगठन को अप्रत्यक्ष दल कहकर राजनीतिक दल में शामिल किया। डुबर्जर ने राजनीतिक दल के निम्नलिखित 4 बुनियादी तत्व बताए। नंबर 1, काकस या कमेटी। यह महत्वपूर्ण व्यक्तिगत का अत्यंत छोटा संगठन है। यह महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अत्यंत छोटा संगठन है और इसकी पार्टी पर पूरी तरह से पकड़ होती है। चुनाव के समय इसका सर्वाधिक महत्व हो जाता है। ये जन साधारण से दूर विशिष्ट व्यक्ति हैं। नंबर 2, शाखा। यह समाजवादियों का आविष्कार है। इसके सदस्य जन साधारण से मिलना चाहते हैं। राजनीतिक दल के नेता शाखा के सदस्यों से मिलकर किसी समस्या या विषय पर खुला आदान प्रदान करते हैं। नंबर 3, सेल। यह फांसीवादी या साम्यवादी दलों का आविष्कार है। इसकी दिलचस्पी चुनावी गतिविधियों से अधिक गुप्त गतिविधियों में होती है। नंबर 4, मिलिशिया या नागरिक सेना। यह साम्यवादी पार्टी या फांसीवादी पार्टी का आविष्कार है। इसमें सैनिक व असैनिक दोनों होते हैं, लेकिन दोनों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे मुसोलिनी ने हलचल दस्ते, हिटलर ने तूफानी दस्ते, माओ ने लाल सेना और लेनिन ने हरावल दस्ता बनाया था। डुबर्जर ने मध्यस्थता की प्रकृति के आधार पर दलों के 2 प्रकार बताए। नंबर 1, संवर्ग दल या कैडर पार्टी। यह चयन सिद्धांत पर आधारित है। विशिष्ट जनों का सामूहिकरण होता है जो दल के स्वरूप का निर्माण करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण इसी आधार पर होता है। इसकी नीतियों और कार्यक्रम के निर्माण में प्रमुख व्यक्ति ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, जनदल या मास पार्टी। ये वैधता के लिए चुनाव पर आधारित होते हैं। ये मताधिकार की वृद्धि के समय उगते हैं या निर्वाचन में विश्वास करते हैं। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियां जनदल के नाम से ही जानी जाती हैं। जन्म तथा विकास के आधार पर डुबर्जर ने राजनीतिक दल के निम्नलिखित 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, भीतर से उपजे दल। नंबर 2, बाहर से उपजे दल। दलीय व्यवस्था के सिद्धांत। नंबर 1, लेनिन का सिद्धांत। लेनिन का कहना है कि साम्यवादी दल ऐसा दल है जहां प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, क्योंकि
यहाँ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता ही नहीं होती। एक ही दल होता है और वह संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लेनिन ने दलीय संगठन सिद्धांत का निरूपण किया और लोकतांत्रिक केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया। इसमें निर्णय ऊपर से नीचे की ओर आएगा। नंबर 2, रॉबर्ट मिचेल्स का सिद्धांत। मिचेल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि नेतृत्व की संपूर्ण शक्ति एक गुट के हाथों में आ जाती है, जो संपूर्ण दल का नेतृत्व अपने दल के हित में करता है। नंबर 3, एंथनी डाउन का सिद्धांत। डाउन्स ने चुनाव प्रतियोगिता के समस्तरीय सिद्धांत का निरूपण किया था। उसके अनुसार राजनीतिक दल वोट बटोरने के साधन हैं, क्योंकि मतदाता विभिन्न विचारों के आधार पर बटे होते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल उन मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। डाउन्स ने इस विश्लेषण को तर्कसंगत चयन ढांचा कहा। नंबर 4, सार्टोरी का सिद्धांत। सार्टोरी ने बहुदलीय प्रणाली का विश्लेषण किया और दो तरह की प्रणालियों में अंतर किया। नंबर 1, संयत बहुदलीय प्रणाली। नंबर 2, ध्रुवीकृत बहुदलीय प्रणालियाँ। नंबर 5, डुबर्जर का सिद्धांत। डुबर्जर ने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आंतरिक व बाह्य उत्पत्ति को आधार बनाया। सार्टोरी ने उदार और उग्र दलीय व्यवस्था में अंतर किया। राजनीतिक दल के प्रकार। एक दलीय व्यवस्था जैसे चीन, द्विदलीय व्यवस्था जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, बहुदलीय व्यवस्था जैसे भारत, श्रीलंका। राजनीतिक दल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक दलीय व्यवस्था। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां प्रायः एक ही राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसे हम निम्नलिखित 2 प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर 1, एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रधान प्रणाली वाले देश। एक दलीय प्रधान प्रणाली। इसमें एक ही दल की प्रधानता होती है, अन्य दलों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। जैसे भारत में 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का बोलबाला रहा। नंबर 2, एक दलीय सर्वाधिकारवादी प्रणाली। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक ही दल हो और उसमें सारे अधिकार निहित हों। साम्यवादी देशों में इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, जैसे चीन। द्विदलीय प्रणाली। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें 2 दलों का विशेष महत्व होता है। यद्यपि अन्य दल भी हो सकते हैं, लेकिन वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते। द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में अस्थायी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आवश्यक है, जैसे अमेरिका। नंबर 3, बहुदलीय प्रणाली। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में इसका विशेष बोलबाला है। बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में अस्थायी व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि जाति, दल, भाषा के प्रतिबिंब होते हैं और सुविधानुसार दल टूटते बनते रहते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था का विकास। यद्यपि भारत में दलीय राजनीतिक दलों का उदय पश्चिमी समाज की तरह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के विकास को 19वीं शताब्दी की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अफ्रो एशियाई देशों में बनने वाला पहला संगठन था और वह प्रारंभ में दबाव समूह के रूप में गठित हुआ।
इसमें राजनीतिक दल का रूप 1920 के नागपुर अधिवेशन में धारण किया। इसके बाद भारत में राजनीतिक दलों का जन्म समय समय पर होता रहा। 1925 में साम्यवादी पार्टी का गठन हुआ। 1949 में DMK का गठन हुआ। 1951 में जनसंघ बना। 1964 में CPI। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1980 में जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का रूप धारण कर लिया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। 1983 में TDP का गठन हुआ। 1985 में असम गण परिषद का गठन हुआ और 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे अन्य क्षेत्रीय दल भी अस्तित्व में आते रहे। भारतीय राजनीतिक दल की विशेषताएं। नंबर 1, विचारधारा का अभाव, अर्थात भारत में राजनीतिक दल किसी वैचारिक आधार पर जन्म नहीं लेते। ये अंदर से नहीं बल्कि बाहर से कूदते राजनीतिक दल हैं। यही कारण है कि ये तमाम दुर्गुणों से युक्त हैं और समयानुसार हर प्रवृत्ति अपनाते हैं। नंबर 2, भारत में दलीय व्यवस्था की एक विशेषता जाति, धर्म, भाषा पर आधारित होना है। यही कारण है कि ये अपने अपने हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। नंबर 3, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है और दल पर नेता विशेष का प्रभुत्व बना हुआ है। अधिकांश राजनीतिक दलों ने लंबे समय से संगठनात्मक चुनाव तक ही नहीं किए। नंबर 4, लंबे समय तक भारत में संगठित विपक्ष का अभाव रहा, परंतु 1989 के बाद एक मजबूत विपक्ष देखने को मिला जो कि 2014 के लोकसभा में कमज़ोर होने लगा। नंबर 5, भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली में दल बदल की प्रवृत्ति विद्यमान है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल की प्रवृत्ति पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया, जिसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। नंबर 6, सभी राजनीतिक दलों में करिश्माई नेतृत्व है जिनके बलबूते पार्टी चल रही है। नंबर 7, भारत में आंतरिक गुटबंदी दलीय व्यवस्था की एक समस्या है जिसके कारण दलों में विभाजन और उनका विघटन देखने को मिलता है। नंबर 8, चुनाव की लालच में धन बल व बाहुबल दोनों का प्रयोग करते हैं, अतः दल व उनके नेता तथा कार्यकर्ता सभी मूल्यों या मानकों को ताक पर रख देते हैं। नंबर 9, भारत में निर्दलियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है और यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अशुभ माना जाता है क्योंकि यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में मिलाकर 6% मत मिले और 4 सीट लोकसभा को मिले, या लोकसभा की कुल सीट का 2% सीट कम से कम 3 राज्यों में मिलाकर मिले। क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा के चुनाव में 6% मत मिले और 2 सीट भी मिले, या कुल सीट का 3% या 3 सीट पर 3 सीट में 3 सीट में से ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल के उपागम या दृष्टिकोण का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।